हेलो नमस्कार सस्ता का आदाम खम्मा खनी दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल निखिल्स एजुकेशन एरिना। हमने चला रखी है जीएसटी सीरीज और हम आज पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है जॉब वर्क। अब अगेन बोलने के लिए सिर्फ एक चैप्टर है बट दिस पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट नोन एज जीएसटी। क्या होता है जॉब वर्क? जॉब वर्क मतलब वही आपके जब आप कोई काम किसी और से करवाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे ये बॉटल बनवानी है। अब मैं ये ढक्कन कहीं और से मंगवाता हूँ, ये जो स्ट्रक्चर है ये कहीं और से मंगाता हूँ, और साथ ही साथ में ये जो कलर है इस पर किया हुआ है, ये पहले वाइट कलर की थी, फिर मैंने इस पर कलर करवाया, ये मैं कहीं और से मंगाता हूँ। और एक तरीका तो क्या है कि मैं अपनी फैक्ट्री में खुद इस बॉटल का मैन्युफैक्चरिंग करके इसको ऐसा बॉटल बना दूँ। दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है कि मेरे पास फैक्ट्री में जगह नहीं है या मेरे पास कैपेसिटी ख़त्म हो गई है प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने की, तो मैं ये किसी और को दे दूँ, वो मुझे बना के देवे। अब वो अपनी फैक्ट्री में बनाए, अपने घर में बनाए, इन शॉर्ट मैं किसी को भी दूँ वो बना के मुझे दे देवे। तो जब मैं किसी और को देता हूँ और जब वो मुझे बना के वापस देता है, तो जो किसी और से करवाना इसको बोलते हैं जॉब वर्क करवाना। ठीक है, अच्छा याद रहे मेरा तो ये गुड्स है, लेकिन जो इस पे काम कर रहा है वो काम उसके लिए सप्लाई क्या है, सर्विसेज। क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो कुछ खरीद बेच नहीं रहा है, वो सिर्फ मेरा माल लेके मुझे उस पर वर्क करके मुझे माल वापस दे रहा है, तो उसके लिए तो ये सर्विसेज है। ठीक है, अब मेरे लिए क्या है ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये भी है कि सर इस चैप्टर की नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। देखो ये जो चैप्टर है ये ऑप्शनल है इन यूज़, इन रियल लाइफ ये ऑप्शनल है, ऑल्सो इन थियोरेटिकल लाइफ ये ऑप्शनल है। कैसा ऑप्शनल है? यू हैव टू ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, जब मैं माल किसी को भेज रहा हूँ, मुझे माल बना के दे या सही करके दे या कुछ अच्छे से मैन्युफैक्चर करके दे, तो एक ऑप्शन तो ये है जो हमने सीख के रखा है इन द चैप्टर ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई या प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई। हमने जहाँ पे भी ये सब चीज़ें सीख के रखी हैं कि बॉस जैसे ही मैं उसको माल दे रहा हूँ, जैसे ही माल मूवमेंट वाला माल है, जैसे ही मूवमेंट के लिए बाहर जा रहा है, मैं क्या बोल दूंगा, सप्लाई हो गया। और सप्लाई हो गया तो मेरा आउटवर्ड के अंदर मैंने टैक्स भर दिया और कहानी ख़त्म हो गई। जब वो मुझे वापस देगा बना के, तो क्या करेगा, तो वो बोल देगा उसने सप्लाई किया, तो मैं परचेज दिखा दूंगा। ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल है, कुछ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस ऑप्शन में दिक्कत है, मेजर दिक्कत क्या है, जैसे ही मैं ये बॉटल का रॉ मटेरियल बनाने के लिए दे रहा हूँ तुरंत मुझे टैक्स भरने को आ जाएगा। हो सकता है बॉटल बनाने में सामने वाला जॉब वर्कर 50 दिन लेवे, 60 दिन लेवे, 100 दिन लेवे, 500 दिन लेवे, कितने दिन ले सकता है, थोड़ी देर में आएगा सिलेबस में। सपोज करो वो 3 मंथ लेता है बनाने के लिए, तो वो 3 मंथ लेगा बनाने के लिए, उसके बाद मुझे देगा, फिर मैं इसको बेचूंगा, तब तो टैक्स भरूँ तो समझ में आता है, मगर अगर आज ही मैं टैक्स भरूँ तो दर्द होता है। तो ये दर्द का उपाय लॉ मेकर्स ने दे दिया इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर। और पता है बहुत ही प्यारा सेक्शन है, बहुत ही प्यारा सेक्शन है। प्यारा सेक्शन बोल रहा हूँ मैं, प्यारा सेक्शन म्हणजे का है, कुछ याद आ रहा है प्यार मतलब? यस यस, एनी आइडिया? मैं बार बार बोल रहा हूँ प्यारा सेक्शन है, प्यारा सेक्शन है, पब्लिक नहीं समझ रही। इधर देखो, ये देखो प्यारा सेक्शन है 143। ठीक है, बहुत ही प्यारा सेक्शन है। सो आपके पास ऑप्शन है, या तो ये प्यारा सेक्शन को फॉलो कर लो, वो क्या है अभी पढ़ेंगे अपन। दूसरा ऑप्शन क्या है, जो रेगुलर ऑप्शन होता है कि आपने जैसे माल भेजा, आप सप्लाई मान लो, सेल मान लो, वापस लोगे तब आप परचेज मान लो। ठीक है, देखो ये प्यारे वाले के अंदर ऑप्शन क्या है, प्रिंसिपल कैन सेंड गुड टू जॉब वर्कर जहाँ विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, हम बिना टैक्स भरे भी उसको सामान दे सकते हैं, वही होता है ये ऑप्शन। देखो प्रिंसिपल अपने प्रीमाइसेस से बिना टैक्स भरे इसी देखो इसी ट्रक में माल भर के कहाँ भेज रहा है, जॉब वर्कर के फैक्ट्री में भेज रहा है। ठीक है, बिना टैक्स भरे। अच्छा, अब जैसे ही मैं कहता हूँ बिना टैक्स भरे भरा है, कोई बच्चे जिन्होंने ई वे बिल का लेक्चर देख रखा है वो क्या बोलेंगे, सर बिना
बिना टैक्स के, मतलब बिना इन्वॉइस के। ऑफ कोर्स अगर आप इन्वॉइस इशू कर दोगे फिर तो वो सेल ही हो गया ना। ई वे बिल कैसे बनाओगे? यहाँ पे वहाँ पे सिखा था अदर देन इन्वॉइस का डॉक्यूमेंट भी बनता है। तो यहाँ पे वी विल मेक अनदर डॉक्यूमेंट जो डिलीवरी चालान वगैरह भी हो सकता है, या इट कैन बी एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो इस सामान को यहाँ से सप्लाई करने को सपोर्ट करते हैं। वो सामान के साथ में बनेगा ई वे बिल, अगर ई वे की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है तो, और हम सामान भेज देंगे। प्रिंसिपल के पास एक और ऑप्शन है, कैन ऑल्सो सेंड इनपुट्स और कैपिटल गुड्स डायरेक्टली टू द जॉब वर्कर विदाउट ब्रिंगिंग देम टू हिज प्रीमाइसेस। तो सिंपल सी बात है। अब मैंने कहा इसमें 3-4 कंपोनेंट, 3-4 पार्ट है। अब एक तो क्या है, मैं सब पार्ट खुद अपने प्रीमाइसेस में लाऊं फिर जॉब वर्कर को दूँ। इससे अच्छा क्या है, मैंने बोल दिया वो जो बॉटल वाला है बोल दिया काम को, सीधा वो माल जॉब वर्कर को दे दे। ढक्कन वाले सुन, जो ढक्कन है सीधा काम कर, 500 ढक्कन सीधा जॉब वर्कर को दे दे। तो चल सकता है कि ये भी चल सकता है। लॉ मेकर्स बहुत ही बेस्ट तरीके से यहाँ काम कर, उन्होंने क्या बोल दिया, भाई तो तेरे प्रीमाइसेस से लाके उसको भेज या वहाँ से भेज, चलेगा तो उसको भेज दे, टैक्स भरे बिना भेज देते, बस ऑप्शन है। ठीक है, अब ये ऑप्शन है तो साथ में जिम्मेदारियाँ भी होंगी। क्या जिम्मेदारी है? लॉ मेकर्स ने बोला जो भी माल तू भेज रहा है ना बनाने के लिए, अब ये तो नॉर्मल गुड्स थे, हो सकता है मैंने बनाने के लिए कैपिटल गुड्स दे दिए उसको, मैंने कहा कोई मशीन बना के मुझे दे दे। तो अगर नॉर्मल गुड्स है तो भाई 1 साल के अंदर रिटर्न लेके आ उनको वापस से, और अगर कैपिटल गुड्स है तो 3 साल में तेरे पास वापस पहुंच जाने चाहिए। किसके पास? प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल कौन है यहाँ पे? जिसका मेन माल है, जो माल दे रहा है बनाने के लिए। अच्छा सर 1 साल में नहीं रेडी हो पाया तो उन्होंने क्या बोला, अगर आप सफिशिएंट कॉज बता दोगे और कमिश्नर के पास जाओगे तो इस 1 साल को और 1 साल एक्सीड कर सकता है, और उस 3 साल को और 2 साल एक्सीड कर सकता है। एक्सटेंशन कंपल्शन नहीं है, उसको अगर सेटिस्फैक्टरी लगता है कि हाँ ये मशीन को जिस तरह की मशीन है कि 3 साल में बन ही नहीं सकती और चाहिए इसको 2 साल बनाने के लिए, तो 2 साल मिलेगा, नहीं तो 2 साल शायद ना भी मिले। ठीक है, ओके मूविंग फर्दर। कुछ चीज़ों के लिए बोल दिया कि जो ये रिटर्न गुड्स लाने हैं ना, ये इन पे एप्लीकेबल नहीं है। किस पे एप्लीकेबल नहीं है? नॉट एप्लीकेबल इन केसेस ऑफ मोल्ड्स एंड डाइज, जिग्स एंड फिक्सचर्स और टूल्स। मैंने जिस जॉब वर्कर को सामान भेजा था बनाने के लिए, मैंने साथ साथ में ना कुछ मोल्ड्स दिए। मोल्ड्स क्या होते हैं? जो ढांचे वगैरह होते हैं वो दिए, या कोई स्क्रू वो पाने वाने वो सब जो दिए बनाने के लिए, छोटे छोटे जो स्क्रू होते हैं वो सब दिए। अब वो सब वापस नहीं आया तो भी चलेगा ना। देखो हो सकता है मैंने उसके सामने 500 स्क्रू दे दिए, 400 यूज हो गए, 50-60 स्क्रू रह गए। अब लॉ मेकर्स ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि वो 50 स्क्रू और लेके आ वरना हम नहीं चलेगा। ठीक है जाने दे, मतलब चिंदी में आइटम को क्या बोल दिया, वहाँ रहेगा तो भी चल से, बट बाकी सब नॉर्मल जो चीज़ें हैं सब वापस चाहिए। अच्छा अब वो जॉब वर्कर के पास जो सामान पहुंच गया वो क्या करेगा? उससे माल बनाएगा, इधर कैपिटल गुड्स या नॉर्मल गुड्स। वहाँ से वो क्या कर सकते हैं, अगर उस माल में और फर्दर प्रोसेसिंग चाहिए तो वो जॉब वर्कर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए किसी दूसरे जॉब वर्कर को भी माल भेज सकता है, और प्रोसेसिंग नहीं चाहिए तो वो वापस से प्रिंसिपल को माल भेज सकता है, अगेन विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। क्योंकि क्या ये जॉब वर्कर जो वापस माल दे रहा है प्रिंसिपल को, क्या वो सप्लाई कर रहा है, क्या वो सेल कर रहा है? नहीं, वो माल जो आया था वापस दे रहा है। क्या कर सकता है? किसी और को भेजना है फॉर प्रोसेसिंग, उसको भी भेज सकता है, वापस प्रिंसिपल को भी भेज सकता है, या फिर हो सकता है सप्लायर जॉब वर्कर को बोलते हुए, हो सकता है मैं जॉब वर्कर बोलते हुए एक काम करना है, ये ना मुझे कस्टमर ए नाम को बेचना है, सीधा उसको दे दे काम कर तू, तो वो भी चलेगा। तब प्रिंसिपल चाहे तो बोल सकता है सीधा जॉब वर्कर को कि मेरे कस्टमर को तू ऐसे भेज दे, सीधा तू पहले मेरे पास देगा फिर मैं भेजूंगा। कस्टमर बाजू में रहता है, वहीं पे कस्टमर स्टेज नियर बाय, सीधा वहीं पे भेज दे। लेकिन यहाँ लॉ मेकर्स ने एक बात क्या बोल दिया, अगर तुमको, किसको बोला ये? प्रिंसिपल सप्लायर को, अगर तुमको उसके ही प्लेस से भेज देना है तो यू नीड टू इंश्योर कि उसका जो जॉब वर्कर का प्लेस है ना वो एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस प्रिंसिपल सप्लायर के जीएसटी पोर्टल में रजिस्टर्ड हो, एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है,
ओके, अभी जो बताया ना ये पूरा समरी है, आगे कुछ कुछ चीज़ें और आएगी डिटेल में, बट मेन जो मोटा मोटी यही सारा पार्ट है। देखो यहाँ पे लिखा है डिक्लेयर करना पड़ेगा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, और डायरेक्टली सप्लाई कर रहा है वहीं से। तो ये एग्जाम्पल देखो, मस्त एग्जाम्पल है। द प्रिंसिपल इज लोकेटेड इन स्टेट ए, जॉब वर्कर है स्टेट बी में, और रेसिपिएंट है किधर, स्टेट सी में। In case the supply is made from job worker's place of business or premises, the invoice along with electronic e-bill will be issued by the supplier. Invoice तो supplier ही issue करेगा, जो कि किसमें, स्टेट ए में है। किसको देगा इन्वॉइस, सीधा वो सी को देगा। और सेट ट्रांजेक्शन क्या होगा, विल बी इंटर स्टेट सप्लाई। सिंपल सी कहानी है भाई, बिल तो कौन बनाएगा, सप्लायर ही बनाएगा ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इट वुड बी कि हम लोग सीधा उसकी प्लेस से सप्लाई कर सकते हैं बिना अपने पास लाए। अब नेक्स्ट है प्रोसीजर ऑफ सेंडिंग गुड्स टू जॉब वर्कर। ये मैंने आपको पहले ही बताया, इन्वॉइस तो इशू होगा नहीं इस मेथड के अंदर, तो आप डिलीवरी चालान के ज़रिए जॉब वर्कर को माल भेज सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कीपिंग अकाउंट्स ऑफ इनपुट्स इन कैपिटल गुड्स। जैसे ही मैंने माल भेजा, मैं ये नहीं कह सकता डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को कि मैंने उसको दिया ताकि उससे हिसाब लो। अरे वो तो बेचारा वर्कर है, काम कर रहा है। बोल दिया कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जिम्मेदारी है वो प्रिंसिपल के ऊपर ही रहेगी। लेकिन ये अपन ने लास्ट लेक्चर क्लास में सीखा हुआ है, जब हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, कि वो जो जॉब वर्कर भी उसके पास में ये जानकारी तो होनी चाहिए हमेशा कि कितना माल उसने किसका लेके रखा है। ऐसा नहीं बोल सकता वो कि जाके उससे पूछो। अच्छा, हमने कुछ देर पहले सीखा था 1 ईयर या 3 ईयर का पीरियड था, ये एक्सटेंड हो सकता है और 1 या 2 साल के लिए, ओवरऑल बन जाएगा 2 या 5 साल का पीरियड। अगर इस पीरियड में नहीं आया तो क्या, डिपार्टमेंट यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर इस पीरियड में नहीं आया तो क्या मान लेंगे, जैसे ही लास्ट दिन ख़त्म हुआ ना, उसके नेक्स्ट डे सप्लाई किया ये मान लेंगे। लेकिन कब सप्लाई किया, जब भेजा था ना पहले, तभी सप्लाई किया ऐसा मान लेंगे। मतलब सोचो 1 साल निकल चुके हैं और सप्लाई तो मान लिया है, ठीक है, सप्लाई मान लेंगे। इसको और डिटेल में यहाँ पे देखते हैं एक बार। In case the inputs of capital goods are not received back or stipulated time from the job workers premises within specific time limit, 1 or 3 year extended time period, जो भी हो, shall be deemed to be a supply from the principal job worker from the day when it was sent to job worker। समझ रहे हो कितनी खतरनाक लाइन है ये। मतलब आपने अगर 1 साल पहले भेजा था और 1 साल के अंदर माल नहीं आया, तो 1 साल पहले जब भेजा था ना, आज मान लेंगे कि तभी तेरा सप्लाई हो गया था। इससे फ़र्क क्या पड़ता है, फ़र्क पड़ता है आज टैक्स भी भरना पड़ेगा और 12 महीने का ब्याज भी भरना पड़ेगा, क्योंकि आपने उस टाइम पे क्यों नहीं दिखाया रिटर्न्स में, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि यहाँ डेट ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे। डेट ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑन विच सच इनपुट्स कैपिटल गुड्स वर इनिशियली सेंट टू जॉब वर्कर। देखो यहाँ फंडा बहुत सिंपल है। अगर मैंने प्रिंसिपल ने अपने प्रीमाइसेस से माल दिया था जॉब वर्कर को, तो जिस दिन मैंने माल भेजा, पहुंचा नहीं, जिस दिन मैंने माल भेजा वही क्या बन गया, डेट ऑफ सप्लाई बन गया। लेकिन अगर मैंने किसी और को कहा था सीधा माल मेरे जॉब वर्कर को भेज दे, तो फिर उसने भेजा वो डेट नहीं, फिर जब जॉब वर्कर को वो माल मिला वो दिन का डेट मानेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। आई रिपीट, अगर मैं अपने प्रीमाइसेस पे माल ला के फिर भेज रहा हूँ जॉब वर्कर को माल बनाने के लिए, तो मैंने जिस दिन भेजा वो दिन बनेगी प्लेस ऑफ डेट ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर मैंने सीधा ही मेरे रॉ मटेरियल वालों को बोला सीधे माल उसको दे दे जॉब वर्कर को, तो जब जॉब वर्कर को माल मिला उस दिन बनेगा डेट ऑफ सप्लाई। ये देखो जो अपन ने सीखा वो चीज़ यहाँ वापस लिखी हुई है। अच्छा, नेक्स्ट है अपने पास में टेकिंग आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट एंड कैपिटल गुड्स। ये हमने आईटीसी में भी पढ़ रखा है, हम इसको दोबारा देख लेते हैं एनालिसिस वाले पार्ट में। क्रेडिट ऑन इनपुट्स एंड और कैपिटल गुड्स सेंट फॉर जॉब वर्क। सिंपल सी कहानी है ना, आप खुद देखो ना, क्या ये जो रॉ मटेरियल हमने परचेज किए हैं, क्या हमको इसका आईटीसी नहीं मिलना चाहिए? ऑफ कोर्स मिलना चाहिए। अगर वो एलिजिबल आईटीसी है तो मुझे हमेशा मिलना चाहिए। हमको ऑलरेडी पता है एग्जेम्प्ट वाले सामान पे आईटीसी नहीं क्लेम कर पाते हम लोग, बट अगर एलिजिबल है तो मिलना चाहिए। तो सिर्फ मैंने वो सामान किसी और को दिया है बनाने के लिए, क्या मुझे आईटीसी के फ़ायदे से वंचित
करवा देना चाहिए? आंसर इज नो। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियर क्या बोल दिया, जॉब वर्कर एलिजिबल फॉर ITC एक्सेट्रा यूज्ड बाय हिम इन सप्लाइंग द जॉब वर्क सर्विसेज इफ ही इज रजिस्टर्ड। सिंपल सी कहानी है। अच्छा ये देखो, ये चीज़ और बोल दी यहाँ पे, जॉब वर्कर भी एलिजिबल है ITC लेने के लिए इनपुट पे अगर सप्लाई किया जॉब वर्क सर्विसेज एज इज रजिस्टर्ड। अब ये दूसरी बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल, ये जो बॉटल प्रिंसिपल ने परचेज की थी, रॉ मटेरियल प्रिंसिपल ने परचेज किए थे, इसका ITC कौन लेगा? इसका ITC तो प्रिंसिपल ही लेगा, भले ही किसको भी दिया बनाने के लिए, बट दोबारा मेरे पास आ ही रहा है ना, ITC तो मैं ही लूँगा। लेकिन ये बॉटल देने के बाद में ना, इस बॉटल पे काम करने के लिए हो सकता है मैंने उनको ग्लू नहीं दिया था, चिपकाने के लिए ग्लू भी तो चाहिए, मैंने नहीं दिया। पेंट करने के लिए पेंट दिया पर ब्रश नहीं दिया, तो ये सब कौन परचेज करेगा? वो जॉब वर्कर खुद परचेज करेगा। अब वो जब उसने परचेज किया तो क्या उसका ITC मुझे मिलना चाहिए, सप्लायर को, प्रिंसिपल को? नो। तो यही बोल रहा है कि उसने जो परचेज किया है अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसको ITC मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। टाइम लिमिट फॉर रिटर्न ऑफ इनपुट, ये आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, सेम रिपीटेशन है। डेट ऑफ सेंडिंग देम टू द जॉब वर्कर, लेकिन अगर डायरेक्टली उनको दिया गया है, ये देखो वापस सेम चीज़ है कि ये 1 साल 3 साल कहाँ से काउंट करना है? तो सिंपल फंडा आपको जो 24 सीखा था वो सेम फंडा। क्या मैंने खुद के प्लेस से दिया है तो दिया उसी दिन से, किसी और से भिजवाया तो मिला उस दिन से। ये जो अपने अभी तक पढ़ा ना, उस पूरे का समरी है। तो जब आप एग्जाम टाइम में रिवाइज करना चाहोगे सीधे इसको पढ़ लेना, आपका ये काम बन जाएगा। अब मैं तो डिटेल में पढ़ा चुका हूँ तो मैं दोबारा समरी क्यों पढ़ाऊँ। स्पेशल प्रोसीजर फॉर सेंडिंग गुड्स फॉर जॉब वर्क, ये रूल 45 अगेन ये आपका रेपिटेशन है। ये देखो ये आंटी लोग काम कर रही है, लोग सब जॉब वर्कर लोग हैं। वेयर द गुड्स आर सेंट बाय प्रिंसिपल टू ओनली वन जॉब वर्कर, जब प्रिंसिपल किसी एक जॉब वर्कर को माल दे रहा है तो क्या करेगा? डिलीवरी चालान बनाएगा और माल भेज देगा। प्रिंसिपल विल मेक ट्रिप्लिकेट, 3 कॉपी बनाएगा। अब ये सब आप रीड कर लेना, ये सब का कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर्म GST ITC 04 विल सर्व द इंटीमेशन, ये एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, वरना तो हर कोई डिपार्टमेंट को बेवकूफ़ बताने का ट्राई करेगा। मेरी जिम्मेदारी बनती है, अगर मैं किसी जॉब वर्कर को कोई सामान दे रहा हूँ कि मुझे वो बना के देवे, तो मुझे ये बात डिपार्टमेंट को, किसको? तो GST डिपार्टमेंट, उनको मुझे ये बात बतानी पड़ेगी कि साहब मैं इतना इतना क्वांटिटी का इतना इतना माल उसको दे रहा हूँ ये बनाने के लिए, ये बताना पड़ेगा उनको। अब क्या मैं डिपार्टमेंट को फ़ोन करूँगा बार बार, सुनो ना आज भेज रहा हूँ आज भेज रहा हूँ, नहीं। तो क्या बोला, मैं ये GST ITC 4 करके एक स्टेटमेंट है वो मुझे फाइल करना होगा डिपार्टमेंट को, माल भेजूंगा उस टाइम में कि मैं इंटीमेट कर रहा हूँ सर मैं माल भेज रहा हूँ। ठीक है ना, और इसी इंटीमेशन के ज़रिए डिपार्टमेंट मुझे ट्रैक करता है और चेक करता है वापस माल आया है क्या, वापस माल आएगा, नहीं आया तो पहुँच जाता ऑफिस में, बैठा था माल तो आया नहीं, चलो GST भर दो। Where goods are sent from one job worker to another job worker, ये क्या चीज़ है? कई बार हो सकता है कि मैं जिसको माल ये बॉटल बनाने के लिए दे रहा हूँ ना, वो बॉटल पूरी स्टिक तो कर लेता है, उसको पेंट करना नहीं आता, और वो पेंट किसी और से करवाता है। तो अब क्या करेगा? अब वो जॉब वर्कर खुद किसी और को देगा, तो वो भी कैसे देगा? अंडर डिलीवरी चालान। याद रखें, माल मूव नहीं होगा डॉक्यूमेंटेशन के बिना, यहाँ पे माल मूव होगा ही नहीं। अब सपोज करो, हो सकता है कि ये जॉब वर्कर जो पेंटिंग के लिए किसी और को दे रहा है वो दूसरे स्टेट का है या बहुत दूर भेज रहा है, तो साथ में ई-वे बिल भी चाहिएगा। अगर ये जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो खुद बनाएगा ई-वे बिल, रजिस्टर्ड नहीं है तो प्रिंसिपल को बोलेगा भाई बना के दे। माल पकड़ा गया बिना ई-वे बिल के तो गए भाई तुम तो। ये ऐसा हिसाब किताब है यहाँ पे, इन्वॉइस नहीं रहा चाल से, डिलीवरी चालान दे, ई-वे बिल दे दे भाई। ठीक है, अब इतना डेप्थ में यहाँ लिखा हुआ नहीं है पर मेरे को आता है तो मैंने बता दिया। When the goods are returned to the principal by the job worker, तो जब वापस आएगा तो भी कैसे आएगा माल? सेल तो है नहीं, वापस डिलीवरी चालान के थ्रू रिटर्न आ जाएगा प्रिंसिपल के पास माल। Where the goods are sent directly by the supplier to the job worker, क्या हुआ? डायरेक्टली क्रेडिटर ने उसको दे दिया सप्लाई, वहाँ पे भी सेम फंडा है, सेम तरीका है, डिलीवरी चालान इशू होगा उसके ज़रिए चला जाएगा।
व्हेन गुड्स आर रिटर्न इन पीसमील बाय द जॉब वर्कर, कभी कभी क्या होता है ना, मैंने उसको एक साथ में दिया था 500 बॉटल का ऑर्डर, 500 बॉटल का रॉ मटेरियल दिया था, उसने पीसमील में मतलब पार्ट पार्ट में दिया, एक बार 100 बॉटल दिया, एक बार 100 बॉटल दिया। तो क्या वो ऐसा कर सकता है बढ़िया बुद्धि के जैसा कि एक डिलीवरी चालान बनाया, उस पर लिखा देखो 100 दिया, 100 गया और 100 गया, ऐसा नहीं, ऐसा इन्होंने देखा पब्लिक करती है ऐसा, तो लॉ मेकर्स ने लिख दिया, लॉ में लिख दिया, ऐसा नहीं चलेगा भाई। हर डिलीवरी के लिए एक सेपरेट चालान बना भाई, कंजूसी मत कर, ठीक है। अच्छा, ये जो जॉब वर्कर है, सबमिशन ऑफ इंटीमेशन क्या होगा, क्वार्टर के अंदर जो GST ID से 04 भरोगे ना, वो 25 तारीख तक भरना होगा ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द रिलेवेंट क्वार्टर। जैसे ही क्वार्टर खत्म होता है, आपने पूरे क्वार्टर में कितना कितना माल किस किस को भेजा है, वो आपको 25 तारीख तक, क्वार्टर खत्म होने के बाद वाले 25 तारीख तक उनको बताना पड़ेगा, डिपार्टमेंट बताना पड़ेगा। हाँ जी, एक सेकेंड रुक जाओ। देखिए, हमेशा मैं जब जो भी ओल्ड लेक्चर्स यूज़ कर रहा हूँ, लेक्चर के लास्ट में आता हूँ और कहता हूँ ये अमेंडमेंट है। इस बार ये अमेंडमेंट इतना छोटा है, इतना चिंटुकला, इतना पिंटुकला है, मैंने बोला बीच में आके बात करूँगा। और सुनो ध्यान से, जो अभी अभी आपने जो प्रोविज़न पढ़ा है सबमिशन ऑफ इंटीमेशन, जो पहले क्या था, पहले ये स्टेटमेंट क्वार्टरली सबमिट करना पड़ता था। जो प्रिंसिपल सप्लायर है, जो जॉब वर्क वाले को माल भेज रहा है काम करने के लिए, वो क्वार्टरली सबमिट करता था ये स्टेटमेंट इंटीमेशन, किसको, डिपार्टमेंट को, इन द रिलेवेंट फॉर्म विच इज ITC 04। नाउ इसमें चेंज आया, देखो मैंने शीट में भी लिख दिया यहाँ पे, वेट सी अमेंडमेंट शीट फॉर दिस। तो नॉर्मली वी हैव 2 अमेंडमेंट शीट्स हमेशा के लिए, इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, जॉब वर्क के लिए आप मई वाला शीट खोलो, नवंबर वाला शीट खोलो, दोनों में आपको सेम अमेंडमेंट मिलेगा, सेम कुछ अमेंडमेंट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मई वाले में क्या लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बीच में आया हूँ, सुन लो पूरा, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इंपॉर्टेंट। फ्रीक्वेंसी ऑफ फाइलिंग GST ITC 04 रिवाइज्ड फ्रॉम क्वार्टरली टू एनुअल और हाफ ईयरली। तो पहले क्वार्टरली था, अब इसको शिफ्ट करके क्या कर दिया गया, एनुअली और हाफ ईयरली। कौन सी तारीख से हुआ है, सही तारीख हुई है 1 अक्टूबर 2021। इस तारीख से इस रूल को अमेंड कर दिया गया है और क्या कह दिया गया है कि अब आपको या तो एनुअली या हाफ ईयरली भरना है। अब सर क्वेश्चन आएगा, सर हाफ ईयरली किसको, एनुअली किसको? तो डिपार्टमेंट ने क्या बोला, ये देखो यहाँ पे समरी देख लो। अगर तो जो प्रिंसिपल सप्लायर है, जो जॉब वर्कर को माल भेज रहा है काम करने के लिए, अगर उसका पिछले फाइनेंशियल ईयर का, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ तक का है, तो इस बंदे को ITC 04 एनुअली फाइल करना है। सिंपल सी कहानी है, एनुअली मतलब हर 25 अप्रैल को फाइल करना है। MCQ, अगर उसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा का है तो फिर उसको हाफ ईयरली फाइल करना है। अब कब, एक तो 25 अप्रैल फिक्स ही है, और एक कब, 6 मंथ बाद, यानी कि 25 अक्टूबर को फाइल करना है, ठीक है। MCQ, दैट्स इट, इतना ही अमेंडमेंट था। नवंबर 22 में भी यही है, कुछ अमेंडमेंट नहीं है, दोनों स्टैट अपडेट कवर हो गए हैं यहाँ पे। दैट्स इट, इतना ही टाइम के लिए आपको परेशान करने आया था। गेट बैक टू योर लेक्चर, बाय बाय। और ये सेक्शन कौन सा है, उसी प्यारे सेक्शन में हमने काम किया, बताना पड़ेगा 143। ये जैसे मैंने बताया, दोबारा लिखा है, रिक्वायरमेंट स्टूडेंट ई वे बिल, अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो वो भी बना सकता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे एक और देखो, ई वे बिल बनाना प्रिंसिपल या रजिस्टर्ड जॉब वर्कर जो चाहे बना ले, इरिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट, जब गुड्स क्या है, सेंट बाय प्रिंसिपल फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट ऑफ जॉब वर्कर। इन स्टेट अगर इंटर स्टेट ट्रांसफ़र है प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर, तो प्रिंसिपल रजिस्टर्ड हो, वो तो रजिस्टर्ड होगा ही, तो वो बनाएगा। प्रिंसिपल रजिस्टर्ड और जो जॉब वर्कर है, अब वो चाहे तो बना सकता है, अगर रजिस्टर्ड हो तो। ये बिल बनाना कंपलसरी है बिना वो 50,000 के लिमिट के। लेकिन अगर सेम स्टेट में है तो वो, यहाँ देखो, ई बिल शैल बी जनरेटेड बाय द प्रिंसिपल वेर एवर रिक्वायर्ड केस ऑफ जॉब वर्कर इज अनरजिस्टर्ड। तो यहाँ लिखा नहीं है सेम स्टेट का, इसका मतलब सेम स्टेट में वी हैव दैट लिमिट व्हाट वी हैव लर्नड इन ई बिल, ठीक है। बट अगर इंटर स्टेट ट्रांसफर हो रहा है तो भैया ई बिल तो बना ही दियो, ज़्यादा दिमाग खराब करना मत। अच्छा, इसका एक और मतलब क्या समझ में आता है, अगर प्रिंसिपल सप्लायर भी अनरजिस्टर्ड, जॉब वर्कर भी अनरजिस्टर्ड, कोई मगजमारी नहीं, कोई वे बिल नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। बट यू शुड एक्सरसाइज योर ड्यू डिलिजेंस, किस तरह से काम करना है। ओके,
Registration requirements. Registration requirement when both principal and job worker are located in the same state. अब यहाँ तो फंडा बहुत सिंपल है. हमने रजिस्ट्रेशन चैप्टर में सीख के रखा है कि जो ये जॉब वर्कर है इनके लिए लिमिट्स क्या है. ये सर्विस है, सर्विस के लिए हमने सीख के रखा है कि वो इंटरस्टेट हो तो भी उनके लिए कंपलसरी नहीं है, उनको लिमिट चेक करने के लिए बोला जाता है. बट गुड्स में ऐसा नहीं था. अगर इंटरस्टेट सप्लाई है तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी बन जाता है गुड्स के लिए, सर्विस के लिए ऐसा नहीं था. तो दोनों जगह सेम बातें लिखी मिली हुई आपको कि आप सेम स्टेट के हो या अदर स्टेट के हो. जॉब वर्क रजिस्टर करना कंपलसरी हो जाएगा उसको कब, जब उसकी लिमिट क्रॉस कर जाती है तब. वही आपकी लिमिट जो थी ना 20 लाख 10 लाख की लिमिट थी, डिफरेंट स्टेट की, MTNM वगैरह सब थी, वही सब चेंजेस. वैल्यू ऑफ गुड्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क सप्लाइड डायरेक्टली फ्रॉम द प्रीमाइसेस ऑफ द रजिस्टर्ड जॉब वर्कर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन दिस एग्रीगेट. अरे सिंपल सी बात है ना, जो हमको लॉ मेकर्स ने अलाउ किया है कि आप जॉब वर्कर की प्लेस से सीधा ही सप्लाई कर देना, तो क्या हम उसको जॉब वर्कर की सेल में ऐड करेंगे क्या? नहीं ना, सेल तो मेरी है, प्रिंसिपल सप्लायर की है ना, वो तो वहाँ से सिर्फ माल जा रहा है. तो वो क्लैरिफाई करके क्या बोल दिया कि उसके लिए सप्लाई क्या है, उसके लिए सेल क्या है, सिर्फ वो सर्विस का हिस्सा जिसका मैंने उसको पैसा दिया है, वो सिर्फ उसका ना सर्विस का पार्ट है. बाकी वो मेरे बिहाफ पे किसको भी माल देता है वो उसके सेल में ऐड नहीं होगा. सप्लाई ऑफ वेस्ट एंड स्क्रैप. अब ये वाली क्या कहानी है, जब वो बॉटल बना रहा है मेरे लिए शॉप वर्कर, तो बहुत सारे वेस्ट, बहुत सारा कचरा जनरेट हो सकता है. अब वो जो वेस्ट और कचरा जनरेट होगा, उसको बेचना भी तो पड़ेगा. तो यहाँ देखो, any waste and scrap generated during the job work may be supplied by the job worker directly from its place of business on payment of tax if job worker is registered. जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो खुद बेच देवे टैक्स के साथ, मतलब वो टैक्स भी उसका भर देवे. लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो प्रिंसिपल ही सिर्फ उस स्क्रैप को बेचेगा, जॉब वर्कर नहीं बेचेगा, नहीं बेचेगा, नहीं बेचेगा. ठीक है, डिपार्टमेंट बहुत शाना है क्या, स्क्रैप पे वो TCS विशेष भी वो सब आ जाता है, वो सब मस्त वसूली करने के लिए बोल दिया रजिस्टर्ड है वही बेचेगा. इसका मतलब अगर जॉब वर्कर चाह के भी बेचना चाहे, चलो मैं बेच देता हूँ, रजिस्टर्ड तो हूँ नहीं, कोई मैं क्या बिगाड़ लेगा. जहाँ जिसको पकड़ लिया तो वो आपकी भी बजाएगा, वो सप्लायर की बजाएगा जिस तुमको माल भेजा था. दोनों गो एंड चेल में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग. अच्छा चक्की क्या पीसेंगे, पेनल्टियाँ बना बड़ी बड़ी. ओके, सो दैट्स इट, दिस वाज योर चैप्टर जॉब वर्क. चैप्टर तो सिर्फ नाम का चैप्टर है, बट दिस वाज अ गुड कॉन्सेप्ट. याद रहे बहुत प्यारा सेक्शन है, और प्यारा सेक्शन है इसलिए ये ऑप्शनल है. प्यार कभी भी मैंडेटरी नहीं हो सकता है, प्यार हमेशा ऑप्शनल होता है. ठीक है, ज़माने गए जब प्यार हुआ करता था मैंडेटरी, अब प्यार इज़ ऑप्शनल, अब मनी इज़ मैंडेटरी. ठीक है, एनीवे ये सब जोक का पार्ट था, जाने दो इसको. आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले क्लास में. तब तक गुड नाइट, सब आखिर